अच्छा भाई, हमारे पास सबसे पहले प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन का। वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर रेस्पिरेशन टुडे। तो दो बातें जरा समझ लेना इंपॉर्टेंट है कि भाई रेस्पिरेशन एक केमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट इज द ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किस चीज का हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है। और किस चीज में हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। जब आप ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो इसका बेसिक रीजन या इसकी वजह क्या है होने की, दैट इज जस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। आप ब्रेकडाउन क्यों कर रहे हैं? एनर्जी के लिए कर रहे हैं। एनर्जी किस चीज के लिए चाहिए? किसी भी होम्योस्टैटिक फंक्शन के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होगा उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। कोई सा भी रिस्पॉन्स हम लोग जनरेट करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आती है, सही है। जब आप बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन फर्स्ट। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है in which the glucose is broken down to obtain energy। जब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की मेटाबॉलिज्म के हवाले से, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है क्योंकि चीजें टूट रही हैं, सही है। और जब कैटाबॉलिज्म की बात की जाएगी तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से, व्हेन यू आर एडिंग ऑक्सीजन इनटू द ग्लूकोज, ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और साथ में एनर्जी लिबरेट करेगा, ठीक है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों इसके रिएक्टेंट हो गए और ये दोनों इसके प्रोडक्ट हो गए। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म जिसमें चीजें टूटती हैं और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म जिसमें चीजें जुड़ती हैं, बनती है। जब रेस्पिरेशन होती है, when the respiration takes place in the presence of oxygen, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन कभी कभार ऑक्सीजन के बगैर भी हो रही होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एनर्जी की और प्रोविजन ऑफ एनर्जी किसी और मीडियम से हो नहीं रहा होता। तो उस वक्त जो है वो आपके पास ये जो ये समझ लें कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, ये होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, किसी स्टर्नस काम के वक्त। तो उस वक्त क्या होगा कि आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी वो कंपनसेट होगी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारे मसल में टेंडेंसी होती है कि हम एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं। रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, जिसमें ग्लूकोज टूट के डायरेक्टली लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल ऑब्वियसली हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, माइक्रोब्स की बॉडी में बन रहा होता है, जबकि जो आपके पास लैक्टिक एसिड है वो हमारे मसल्स में बनता है और जिसको रिमूव करने के लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिसको ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है वो बेसिकली तो हीट की शक्ल में मिलती है। हम उसे किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हमें एनर्जी कैरिंग कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एक एनर्जी कैरिंग कंपाउंड आपके पास एटीपी होता है। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसी तरह से आपके पास एक और एनर्जी कैरिंग कंपाउंड है जिसको एनएडी कहा जाता है, दैट इज निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसका जिक्र कल भी हुआ था। ये एटीपी और एनएडी का जिक्र हम लोगों ने कल फोटोसिंथेसिस में भी किया था। अच्छा, समझाना सिर्फ ये है कि जो आप एक यूं समझ लें कि प्रोसेस के थ्रू खाना खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद जो उसमें से लाइक एनर्जी कैरिंग कंपाउंड उस वक्त भी है ग्लूकोज की शक्ल के अंदर, फूड की शक्ल में एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में जाता है, ब्लड से मूव होकर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से फिर मूव करके सेल के अंदर चला जाएगा। सेल के अंदर जाने के लिए उसको जो पाथवे यूज करना होता है वो एक चैनल के थ्रू होता है। वो चैनल को ओपन करने वाला इंसुलिन है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है तो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। या तो वो ग्लूकोज स्टोरेज के लिए लॉन्ग चेन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको ग्लाइकोजन कहा जाता है, दिस इज प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज। या फिर वो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाएगा और एटीपी बना देगा टूट के, या फिर वो किसी और फंक्शन में यूज हो जाएगा। इनफैक्ट किसी और सेल को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। सबसे पहला बेसिक एनर्जी कैरिंग कंपाउंड, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी कैरिंग कंपाउंड। सबसे पहला और सबसे बेसिक एनर्जी कैरिंग कंपाउंड हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी को लेके ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस इन द सेल टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ दिस एटीपी स्ट्रक्चर। एटीपी का जो स्ट्रक्चर है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड वही जो आप लोगों ने एएस में न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ा था। ये एक सिंगल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और बेटा इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में समझना जरा इस बात को, इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग कह रहे हैं एटीपी, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 3 फॉस्फेट होते हैं, इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट कहा जा रहा है। 1, 2 और 3, ये 3 फॉस्फेट मौजूद है इसमें, सही है। इसके साथ एक शुगर मौजूद है, दैट शुगर इज, गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, किसी का माइक ऑन है आप में से? ओके इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है आपके पास, इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और इसके साथ मौजूद होता है एक पेंटोज शुगर। यहाँ पर जो पेंटोज शुगर मौजूद होता है ना, वो राइबोज शुगर होता है, ठीक है। सो आपके पास के साथ अटैच एक बेस आ जाएगी, वो बेस एडेनिन कहलाती है, जो चाहे प्रोनाउंस कर लो उसको। सो एडेनिन विद द शुगर इज कॉल्ड एडिनोसिन, और उसके साथ 3 फॉस्फेट मौजूद है। सो दैट्स व्हाई इट्स मेकिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनर्जी स्टोर हो रही है फॉस्फेट के हर बॉन्ड के अंदर, एनर्जी स्टोर हो रही है बॉन्ड के अंदर, ये याद रखना, सही है। सबसे पहले जब तुम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करते हो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, तो आपके पास फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान का बॉन्ड टूटता है। और जब फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान का बॉन्ड टूटेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा अलोंग विद द फॉस्फेट ग्रुप। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप यहां से रिलीज होता है। देखो सबको पता है कि भाई फॉस्फेट जो है ना वो इनऑर्गेनिक होता है, कोई ये नहीं बोलेगा फॉस्फेट ऑर्गेनिक है, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉसिबल, मतलब ह्यूमन बॉडी में मौजूद है तो ऑर्गेनिक तब भी पॉसिबल नहीं होगा, बट स्टिल हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है, तो इसलिए हम लोग इसको फॉस्फेट के साथ एक स्मॉल आई लगा देते हैं, सही है। तो ये बन जाता है आपके पास फॉस्फेट इनऑर्गेनिक। ये एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक ग्रुप जो यहाँ पे अटैच था पहले, वो डिटैच हो गया, और इसके डिटैचमेंट में ये वाला बॉन्ड टूटा है। कौन सा बॉन्ड टूटा है? दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा कितनी? 30.5 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 30.5 किलो जूल पर मोल, दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। दैट इज व्हाट बेटा? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अब क्या होगा जब आप यहां से आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आपके पास ये एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये अब डाइफॉस्फेट है। एक फॉस्फेट रिमूव हो चुका है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से ये डाइफॉस्फेट बन चुका है। डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड और मौजूद है जो कि फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान है। जब तुम ये बॉन्ड तोड़ोगे, क्योंकि ये भी फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इससे पहले वाला फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान का बॉन्ड था, ये भी फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान का बॉन्ड है। ये भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, एंड दैट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज 30.5 किलो जूल पर मोल, that is equivalent to 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, ये आपके पास स्ट्रक्चर अब कहलाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एक फॉस्फेट बचा है। अब एक फॉस्फेट जो है ना, उसका बॉन्ड फॉस्फेट के साथ नहीं है, बल्कि उसका बॉन्ड कार्बन के साथ है। कौन सा कार्बन? कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 किससे काउंट करते हैं? हमेशा कार्बन नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड में उससे काउंट किया जाता है जहां पे नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस उसका फंक्शनल ग्रुप है। जहां पे नाइट्रोजनस बेस मौजूद होगी वो कार्बन नंबर 1। तो ये रहा कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और ये कार्बन नंबर 5 जिससे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से जब फॉस्फेट का बॉन्ड जुड़ा हुआ है, आप उसे तोड़ोगे, आपको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा जितना फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान का बॉन्ड तोड़ने पे मिला था। वो एनर्जी थी 30.5 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी है 14.7 किलो जूल पर मोल। ये कितनी है? 14.7 किलो जूल per mole. And this 14.7 kilojoule per mole is equivalent to 3.4 kilocalories per mole. एनर्जी कम हो गई,
एनर्जी के कम होने का रीजन है, पूछा जाएगा, तुम्हें बताना होगा क्या, कि भाई ये बॉन्ड जो टूटा है, ये बॉन्ड कार्बन और फॉस्फेट के दरमियान का, फॉस्फेट और फॉस्फेट के दरमियान के बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, कार्बन और फॉस्फेट के दरमियान के बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। ठीक है, लॉजिकल सी बात है कि भाई बॉन्ड चेंज, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। तो आपके पास आखिर में क्या बचा, आखिर में आपके पास बच रहा है एडेनोसिन। आखिर में क्या बच रहा है, एडिनोसिन। एडिनोसिन में टोटल दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास राइबोज शुगर, और दूसरी होती है नाइट्रोजनस बेस, कौन सी, एडेनिन। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक। ये एक एनर्जी कैरिंग कंपाउंड है। एक और एनर्जी कैरिंग कंपाउंड आपके पास आता है जिसको कहते हैं निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ये निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट एनर्जी देता है टू 3 एटीपी। एग्जैक्टली 3 नहीं होता, थोड़ा कम होता है उससे, 2.5 से थोड़ा ज्यादा, 3 से थोड़ा कम। तो भी एग्जैक्ट अगर हम लोग बात कर लें तो 2.66 होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये कि इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी एनर्जी दे रहा है, समझने के लिए राउंड ऑफ करके। ठीक है, और एफएडी, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, यार ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स, इसमें दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। ये दो न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ते हैं, फॉस्फेट से जुड़ते हैं। इनके अंदर कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, इनके अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर समझना चाहते हो तो जरा प्लीज गौर से एक दफा देख लेना। मैं जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ दैट इज ऑफ तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास एक डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ गया। दिस इज वन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, सेल से बॉन्डेड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर में बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ये आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर में बॉन्ड जुड़ रहे हैं, ये आपके पास फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। और इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की अगर आप बात करें, ये कंप्लीट नेम है इसका 1,3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एनएडी की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, और एफएडी की फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अच्छा बेटा, इस चीज को जरा समझना कि ये जो बॉन्ड बन रहा है आपके पास, दिस इज 1,3 फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर जब आप बात करते हो फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। लेट सपोज अगर मैं काउंट कर रहा हूँ फर्स्ट कार्बन के ऊपर, कार्बन नंबर 1 आ गया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, इस तरह से अकाउंटेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप यहाँ पे नंबरिंग कर रहे होगे तो हम यहाँ से नंबरिंग रिवर्स कर देते, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज दिस कि इस नंबरिंग पे हमें जाने की जरूरत है फिलहाल नहीं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है फिलहाल नहीं। सो द पॉइंट इज दिस कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार एक बेसिक स्ट्रक्चर है डाइन्यूक्लियोटाइड का, जो कि रेलेवेंट होता है वो स्ट्रक्चर से जो आप लोग न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ के आ रहे होते हैं, और आप इसको उससे रिलेट कर सकते हैं। अगर मोनोन्यूक्लियोटाइड एनर्जी कैरिंग कंपाउंड है तो वो एटीपी है,
और इसी तरह से एटीपी का एक रेलेवेंट और स्ट्रक्चर आता है, उसको जीटीपी कहते हैं, दैट इज एडेनिन की जगह हटा के आपने गोनिन लगा दी तो वो गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करता है वो, सही है, लेकिन कॉमन नहीं होता, इतना कॉमन नहीं होता जितना एटीपी कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी तरफ आपके पास जो आ रहा है दैट इज डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक एनएडी बनता है निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और दूसरा बनता है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। जब तुमने एटीपी में से एनर्जी निकालनी होती है तो तुम एनर्जी निकालते हो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बॉन्ड्स तोड़ के, और जब तुम्हें एनएडी से एनर्जी निकालनी होती है तो पहले एनएडी को एनर्जी दी जाती है, कैसे, एनएडी एनर्जी लेकर रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने का मतलब वो एनएडीएच बन जाएगा। जब ये रिड्यूस होगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है कि जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी, इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। इसके बाद आपके पास प्रोसेस आता है। अच्छा, ये प्रोसेस बस ऐसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसकी डिटेल आगे चल के आएगी, सही है। एक प्रोसेस आता है, बोलो बेटा। नहीं, फ्लेविन, हाँ वही, ये अलग स्ट्रक्चर है, हम उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक प्रोसेस आता है आपके पास दैट इज नोन एज कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस को यार समझना जरा प्लीज। व्हेन यू टॉक अबाउट द कीमियोस्मोसिस, एटीपी की फॉर्मेशन होगी जब प्रोटॉन मूव करेगा। प्रोटॉन कौन है? H पॉजिटिव आयन। प्रोटॉन मूव करेगा तो एटीपी की फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के मूव करने से एनर्जी मिलेगी। इस प्रोटॉन के मूव करने को कीमियोस्मोसिस कहा जाता है। डाउन द ग्रेडियंट प्रोटॉन मूव करता है, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर? फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस इनटू द मैट्रिक्स। अच्छा, हमने इसको रिलेट करना होता है स्ट्रक्चरली, हमने इसको बाइट करना है इस तरह से समझने के लिए कि भाई ये स्ट्रक्चर आपको तंग ना करे आगे चल के। ये वाला पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करना, हमने माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा पार्ट लिया, उसको इनलार्ज कर लिया। अब इनलार्ज करके हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके पास एक जगह है जिसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। ये जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो एरिया में शेड कर रहे हैं सारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान है, सही है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाला स्पेस आपके पास इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहलाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें बहुत सारे क्या, बहुत सारे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। ये वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन के अंदर इनबाउंड है, और इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं एटीपी सिंथेस। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं एटीपी सिंथेस। ये रहा प्रोटॉन, ये इस स्पेस में मौजूद था। ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है। जब ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू चलता हुआ आ रहा था। ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन बनाएंगे, इनको ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ये आपके पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो रही है ना, तो ये ऑक्सीजन मिलेगा, और जब ये ऑक्सीजन मिलेगा ये मिलके वाटर बना लेंगे, दैट इज H2O। और यहाँ पर इसकी मूवमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और ये सारी मूवमेंट्स होने की वजह से जो एनर्जी इसमें से पॉप आउट हो रही होगी, वी आर गोइंग टू यूज दैट एनर्जी टू फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने कुछ नहीं करना, हमने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ देना है, उसको 30.5 किलो जूल एनर्जी दे देनी है। जब बाद में आप उसको दोबारा तोड़ोगे तो वो एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस कीमियोस्मोसिस कहलाता है, सही है। कीमियोस्मोसिस आगे चल के फिर आने वाला है। एक प्रोसेस और है जो समझना जरूरी है यहाँ पर, वो है सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन। तुमने अभी देखो एटीपी बनाया, एटीपी फॉर्म किया तुमने अपने सामने, तुमने एटीपी फॉर्म किया कैसे? प्रोटॉन मूव करवा के, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करा रहे हो, डाउन द ग्रेडियंट मूव करा रहे हो, प्रोटॉन मूव करा रहे हो, उसकी प्रोटॉन की मूवमेंट कैसे एनर्जी मिल रही है, and just because of that energy what you're getting, you're forming you're adding up a phosphate group into adenosine diphosphate and you're forming adenosine ट्राइफॉस्फेट। तुमने अपना एनर्जी कैरियर कंपाउंड एटीपी बना दिया। कह रहे हैं कि यार एटीपी बनाने का एक और तरीका है। अब इस चीज को समझिएगा, ये प्रोसेस कहलाता है सबस्ट्रेट लिंक प्रोसेस। सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को एक
स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। कह रहा है एक था कंपाउंड ए, एक कंपाउंड था ए, उसके साथ लगा हुआ है फॉस्फेट, सही है। ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड ए में, इसका फॉस्फेट अलग हो गया इससे, सही है। कंपाउंड ए के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, इसका फॉस्फेट इससे अलग हो जाएगा। ये जो अपना फॉस्फेट है ये दे देगा किसको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। ये आपके पास ए को हम क्या कह सकते हैं, हम ए को सबस्ट्रेट कह सकते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को भी सबस्ट्रेट कहेंगे। इन दोनों को एक फॉस्फेट लिंक कर रहा है जो कि वहां से उठ के यहाँ नीचे शिफ्ट हो गया, इसलिए इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। देखो ए बी में कन्वर्ट हो गया, सही है, उसमें से एनर्जी भी निकली, उसमें से फॉस्फेट भी निकला, वो फॉस्फेट इसको मिल गया, एनर्जी इसको मिल गई, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो गया, इस प्रोसेस को फॉस्फेट के एडिशन को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, सही है। तो आप कहेंगे द एनर्जी फॉर phosphorylation is obtained from any exothermic reaction of any other substrate, and we are also getting the phosphate from there, we are getting the inorganic phosphate group from there, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, सही है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई आपके पास कितने तरीके हैं एटीपी बनाने के, तो आप बोलिएगा 2 तरीके हैं एटीपी बनाने के। तो तुमसे पूछे फॉस्फोराइलेशन कितनी तरह से होती है, तो बताना 2 तरह से होती है फॉस्फोराइलेशन। एक में जिक्र कर दो कि कीमियो ऑस्मोसिस का, कीमियो ऑस्मोसिस का जब जिक्र करोगे तो तुम उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह सकते हो। उसे क्या कह सकते हो, तुमने देखा ना ऑक्सीजन की वजह से हो रहा था, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं देते तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता अगर ऑक्सीजन नहीं होता, अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो वाटर नहीं बन पाता, वाटर नहीं बन पाता तो प्रोटॉन उधर जाते ही क्यों, और प्रोटॉन उधर नहीं जाता तो एनर्जी निकलती ही क्यों, और एनर्जी नहीं निकलती तो एटीपी कहां से बनाते, तो इसलिए उसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहा जाता है इसको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और दूसरी तरफ आपके पास जो प्रोसेस हो रहा है वो है सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोराइलेशन, ये वाला आपके पास प्रोसेस सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोराइलेशन। ये 2 प्रोसेस हो गए क्या बनाने के, एटीपी बनाने के। तो अभी तक हम लोग एनर्जी पे चल रहे हैं, अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भाई एनर्जी कैरिंग कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं। इसके बाद फिर आपके पास एक मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। मैं आपको एक बात सबसे पहले याद करा दूं कि हमें लगता है कि सारा का सारा ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। ग्लूकोज एक्चुअली एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज स्प्लिट होता है 2 3 कार्बन कंपाउंड। ये 2 3 कार्बन कंपाउंड फिर एंटर होते हैं जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि इससे पहले का सारा प्रोसेस आपके पास कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपने जो कुछ भी डाइजेस्ट किया, आपने जो कुछ भी खाया, वो सब पहुंचा कहां पे, आपके ब्लड एब्जॉर्ब हुआ, आपने खाना खाया, आपने डाइजेस्ट किया, आपने उसे एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करने के लिए उसको सेल तक पहुंचाना था, तो ब्लड में पहुंचाया, ब्लड से ईसीएफ में गया, ईसीएफ से सेल तक पहुंच जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा इंसुलिन की मदद से या हार्मोन्स की मदद से, और जब सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है तो साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा, और टूट के फिर ऐड हो जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब टूट के ऐड हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसको फर्दर तोड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उससे जब फर्दर तोड़ेगा तो एनर्जी मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया को। जब ग्लूकोज को ना 2 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ना होता है ना, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन की जरूरत तब होती है जब उस 3 कार्बन कंपाउंड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। 3 कार्बन कंपाउंड के 2 यूनिट्स हैं टोटल, उससे तुम्हें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे।
तो तुम देखो ना, तुम बचपन से रिएक्शन भी तो यही पढ़ते आ रहे हो। बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं C6H12O6 होता है, इसमें 6 यूनिट ऑक्सीजन के ऐड करते हैं, और ये 6 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस करके देता है, और 6 यूनिट वाटर के प्रोड्यूस करके देता है। तो तुम्हें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने हैं यहाँ से। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस 6 carbon dioxide and 6 water molecules, you need to go through this thing कि तुम्हें ऑक्सीजन देना पड़ेगा इसको। ऑक्सीजन कहाँ दोगे? ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया को दोगे। कैसे रिलेट करोगे ऑक्सीजन का देना? यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलिसिस का, प्लीज फॉलो करिएगा। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आपके पास सबसे पहला स्टेप आता है फॉस्फोराइलेशन का। मैं बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि वो जब बकरी को हलाल किया जा रहा होता है तो उसको बेचारे को पहले पानी पिलाया जाता है ना। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे ग्लूकोज बेचारा हलाल होने जा रहा है, सही है, 2 हिस्सों में टूटने जा रहा है, स्प्लिट होने जा रहा है, कटने जा रहा है। कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इसलिए कटने जा रहा है। तो क्या करेंगे? पहले उसको फॉस्फेट देंगे ताकि जब वो टूट जाए 2 हिस्सों में, सही, तो भी स्टेबल रहे। कैसे? पहले एक फॉस्फेट दोगे, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज है, पहले एक फॉस्फेट दोगे, टर्मिनल पे लग जाएगा, फिर एक और फॉस्फेट दोगे, दूसरे टर्मिनल पे लग जाएगा। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6 है ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उसको आप फॉस्फेट कैसे दोगे? उसको आप फॉस्फेट देंगे ATP की शक्ल। कैसे दोगे फॉस्फेट बेटा? ATP की शक्ल में ATP दोगे इसको। ATP में से फॉस्फेट निकल के इसके पास चला जाएगा, टूट के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बचेगा। जो फॉस्फेट इसके पास चला गया वो ऐड हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेशन, और वो बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वो क्या बनाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज में फॉस्फेट आइन ऐड किया, वो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो छठे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हुआ है, इसकी वजह से आप उसको 6 फॉस्फेट कह रहे हो। ग्लूकोज कहता है कि भाई एक फॉस्फेट और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उसको ऐड करने के लिए पहले हम इसको इसके आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो ग्लूकोज था वो बन जाएगा फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज बनाने के बाद हम इसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या बन जाएगा? ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा, जिसके अंदर आपने ATP में से एक फॉस्फेट आइन निकाला, एक फॉस्फेट ग्रुप निकाला, इसको दे दिया, और वहां पे आपके पास सिर्फ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बचा, और फिर इसके बाद आपके पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate was a 6 carbon compound now with 2 terminal phosphates. आप इसको बीच में से स्प्लिट करोगे, बीच में से स्प्लिट करोगे तो 2 यूनिट्स बन जाएंगे जो कि 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट के हैं, जो कि ट्रायोज फॉस्फेट के हैं। आपने ट्रायोज फॉस्फेट का नाम याद रखना है, जो नाम मैंने स्ट्राइक ऑफ किया वो याद नहीं रखने अभी के लिहाज से, लेकिन आगे चल के वो काम आते हैं एमकेट के। सही। तो ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट, यहां पर ये 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनेंगे, प्लीज फॉलो करना। ये 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनेंगे। ये दोनों ट्रायोज फॉस्फेट होते पहले अलग अलग है, इनिशियली दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक बनता है फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, दूसरा बनता है डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक बनता है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, एक बनता है एसीटोन ग्रुप के साथ, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पता है क्या करता है? उन दोनों को सेम कर देता है, उन दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम कर दिए जाते हैं, यानी कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कर दिए जाते हैं। डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुझे पता है नाम सुनने में बहुत मुश्किल हो रही होगी आपको, आप बस में समझे ना कि 6 कार्बन को 2 फॉस्फेट दिए और वो 2 में स्प्लिट कर दिया उसको, तो 2 ट्रायोज फॉस्फेट बन गए। सिंपल। 2 क्या बन गए? ट्रायोज फॉस्फेट। 3 कार्बन शुगर विद 1 फॉस्फेट। सही। फिर उसको कन्वर्ट करेंगे उसके एक इंटरमीडिएट में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे उसके एक और इंटरमीडिएट में। अब जब पहले इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करोगे
तो वो एक रिड्यूस्ड एनएडी देगा, एनर्जी देगा। वो कितनी एनर्जी? एक रिड्यूस एनएडी जितनी एनर्जी देगा, एनर्जी देगा, एक रिड्यूस एनएडी जितनी एनर्जी देगा। और फिर उसके बाद यार ये जो पूरा प्रोसेस होगा ना, जो एक साइड पे हो रहा है, समझना बेटा, वही दूसरी साइड से हो रहा है, रिपीटिशन। ठीक है, क्या है? रिपीटिशन है। तो एक साइड पे होने वाला प्रोसेस और दूसरी साइड पे होने वाला प्रोसेस सेम। इसमें ना 2 दफा सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोराइलेशन होगी, 2 दफा। एक साइड पर ही की बात कर रहा हूं अभी, एक साइड में 2 दफा सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोराइलेशन होगी, और एक दफा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि भाई यहां पर ऐसे ऑक्सीडेशन और उसके बदले होने वाला रिडक्शन। तुमने एनएडी को, खाली एनएडी को रिड्यूस एनएडी में कन्वर्ट करे, तुमने क्या किया? तुमने रिडक्शन करी। तो तुमने क्या किया? ऊपर ऑक्सीडेशन करी। मैं आपको एक बड़े सिंपल सी बात बताता हूँ। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, सही है? कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है। जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हो, तुम रिडक्शन करते हो। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना ये? जरा मेरे वर्ड्स पे गौर करना प्लीज, और बहुत ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा इस वक्त समझने के लिए, अगर ये नहीं समझी बात। तुम दोनों प्रोसेस पढ़ रहे हो इस वक्त, एक कल पढ़ा था तुम्हें नहीं पता चला, और एक आज पढ़ रहा हो। एक आपके पास, मैं कंप्लीट कर लूंगा, एक आपके पास ग्लिसरेट है। ग्लिसरेट कार्बोक्सिलिक एसिड कैरी कर रहा है। ग्लिसरेट को जब तुम कन्वर्ट कर रहे हो एल्डिहाइड में, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? सोच लो दोबारा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप, सुनिएगा जरा प्लीज, जब आप कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को कन्वर्ट करते हो एल्डिहाइड में, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को कन्वर्ट करते हो एल्डिहाइड में, क्या प्रोसेस होता है? रिवर्स करोगे तो क्या प्रोसेस होगा? रिवर्स कर रहे हैं मतलब एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या प्रोसेस हो रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे सबस्ट्रेट लिंक्ड रिएक्शन होता है ना फॉस्फोराइलेशन की, ऐसे ही सबस्ट्रेट से लिंक करके आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का रिवर्सल कर लो। पहले सुनो, गौर से सुनो, पूरी बात ध्यान से। एल्डिहाइड जब कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। इस ऑक्सीडेशन को करवाने के लिए आपको कोई दूसरी चीज रिड्यूस करनी पड़ेगी। जैसे कि क्या? जैसे कि आप एक एनएडी को रिड्यूस एनएडी में कन्वर्ट कर दें। तो हम वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। हमने कल इसका रिवर्सल पढ़ा था, हमने कल इसका रिवर्सल पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? हाँ, प्रोसेस का नाम क्या था पूरे? कौन सा रिएक्शन था? केल्विन साइकिल। हमने केल्विन साइकिल के अंदर कन्वर्ट किया था, किस चीज को कन्वर्ट किया था? हाँ, याद आया? सबको याद नहीं आया मुझे लगा। नबिया तुम्हें याद आया? ऐसे हाँ हाँ कर। अबे नींद से पहले जागोगे तो कुछ याद आएगा ना। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने फजर पे क्लास रख दी है सबकी। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपने कल, अच्छा एक काम करते हैं ना, हवा में बातें क्या करें, देख लेते हैं जल्दी से। ग्लिसरेट फॉस्फेट, भाई जहां पे ATE8 लगा हुआ ना, उसको आप ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा, ये आपके पास है कार्बो, लिखा हुआ है बल्कि, ये आपके पास है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड में। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा प्रोसेस? रिडक्शन। तो रिड्यूस NADP में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है आपके पास? यहां पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन।
तो रिएक्शन हमेशा रेडॉक्स होता है। एक तरफ रिडक्शन होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन। हमारी बॉडी में कुछ भी ओपन एंडेड नहीं होता ना, हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड है, उसको कन्वर्ट करें ग्लिसरेट में। वो जो स्ट्राइक हुआ नाम है वो पढ़ो, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। तुम्हें नाम याद नहीं रखना, लेकिन प्रोसेस तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रहे हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन। और बेटा यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन की वजह से NAD क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट A कह लो इसको, that was actually 1,3 bis phosphoglycerate। ये 1,3 bis phosphoglycerate में से एक फॉस्फेट हट जाएगा। जब इसमें से एक फॉस्फेट हटा तो इस 1,3 bis phosphoglycerate को सबस्ट्रेट समझो, और एक सबस्ट्रेट समझो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को। सबस्ट्रेट जिसका नाम है 1,3 bis phosphoglycerate, वो अपना फॉस्फेट दे देगा दूसरे सबस्ट्रेट को जिसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और वो फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसके बाद? फॉस्फो एनोल पायरुवेट। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पायरुवेट। हमें फॉस्फो नहीं चाहिए उसके साथ, इनोल तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। कौन है? हम नहीं जानते। अच्छा, हम तो ये पूरे को जानते ही नहीं, हम तो जानते हैं इंटरमीडिएट बी बना। हमें क्या पता है? इंटरमीडिएट बी बना, इंटरमीडिएट ए से एक एटीपी दे दिया उसने हमें। हम बोले अच्छा अब तुम एक काम करो, तुम पायरुवेट बन जाओ। बोले एक फॉस्फेट और हटाना पड़ेगा, कैसे हटाओ? बोलेंगे कोई मसला नहीं, हम एडीपी लेके पहुंच जाएंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लेके पहुंच जाएंगे। शायद बोलेंगे इसको दे दो। हम चालाकी से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट लेके पहुंच गए उसके पास। उस फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने अपना फॉस्फेट तोड़ा, इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को दे दिया। दिस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड दैट इज द एनर्जी कैरियर कंपाउंड। वही तो चाहिए था। और क्या बन गया? पायरुवेट बन गया। अब ये पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या प्रोसेस है? सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन। तो भाई एनर्जी मिलने से पहले, और ये पूरा रिएक्शन 2 दफा हुआ है क्योंकि 2 ट्रायोस फॉस्फेट आए थे, तो रिएक्शन कितनी दफा हुआ? 2 दफा हुआ। एंड वाला दोबारा बता देता हूँ। देखो ये इंटरमीडिएट था, इसके पास ना, तुम इसको कुछ भी नहीं समझो, मैं तुम्हें बड़ा सिंपल करके बताता हूँ। तुम ये वाली डायग्राम समझ रहे हो? 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, सही है। ये कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन 2 फॉस्फेट। हमने कोई एटीपी नहीं दिया है, उल्टा हमें एनर्जी मिली है। किस फॉर्म में मिली है? रिड्यूस एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी मिली है, लेकिन 3 कार्बन 2 फॉस्फेट हो गए। सही है। अब तुमने क्या किया? पहले एक फॉस्फेट तोड़ा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लिया, और फिर दूसरा फॉस्फेट तोड़ोगे और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लोगे। ये एक यहाँ पे तोड़ा था, इसको दे दिया। ये एक यहाँ पे तोड़ा, इसको दे दिया। क्या बचा? खाली 3 कार्बन के स्ट्रक्चर, 3 कार्बन शुगर यहाँ पर। इसका नाम होता है पायरुवेट, या शुगर तो नहीं कहेंगे इसको, सिंपली पायरुविक एसिड कह लो। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। एल्डिहाइड होता तो शुगर कहते हैं। समझ में आ रहा है? हमने पानी पिलाया था ना हलाल करने से पहले, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया था, एक और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया था। अच्छा, तुम इसको बैलेंस करने में लगे हो कि एक एक फॉस्फेट यहाँ चला गया, तो ये एक और मौसूफ कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता यार। ये पता है एक्चुअली होता क्या है? ये ऐड हो जाता है, ये ऐसे ही आपके पास जो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं ना सराउंडिंग में, वहां से उठा लिया जाता है। सही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता इसकी क्या लॉजिक है। हर दफा हो गया क्यों? हाँ, लिखना है, मेंशन करना है। ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर हो रही है जब ट्रायोस को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर रहे हो। जब रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन एक्चुअली क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही है, तभी तो रिडक्शन कहला रही है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को और क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजनेशन। ये तो एक बकायदा पास पेपर का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ था, आप मेंशन कर दो बकायदा हाइड्रो
ऑक्सीजनेशन हो रही है। भाई समझ में आ रहा है तुम लोग? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले जब इनिशियली पढ़ा था तो उससे ज्यादा डिटेल में तो तुम लोग अब पढ़। अच्छा ना ना ना, सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन सिर्फ तब होता है जब एटीपी बनता है फ्रॉम एडीपी और उसको फॉस्फेट देने वाला कोई और सा सबस्ट्रेट है, सिर्फ तब। जैसे कि यहाँ पर एटीपी बना, ये वाला रिएक्शन सबस्ट्रेट लिंक्ड है, सही है। यहाँ पे एटीपी बना, ये वाला रिएक्शन सबस्ट्रेट लिंक्ड है, सही है। ये दोनों सबस्ट्रेट लिंक हैं, ये दोनों 2 दफा हो रहे हैं, एक दफा यहाँ पे और एक दफा यहाँ पर बराबर में भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, टोटल एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस से कितनी आएगी? 2 एटीपी तो इसने यूज कर लिए, 4 एटीपी बना के दिए, 2 रिड्यूस एनएडी बना के दिए। सुन रहे हैं आप लोग? 2 रिड्यूस एनएडी बना के दिए, 4 एटीपी बना के दिए, 2 एटीपी यूज कर लिए, तो नेट गेन 2 एटीपी का है और 2 रिड्यूस एनएडी का। ये रिड्यूस एनएडी को आगे चल के कन्वर्ट कर लेंगे। रिड्यूस एनएडी को ही तो कन्वर्ट करने का नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। नबी समझ में आ रहा है? ये तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। मतलब कंफ्यूज क्या, नींद में है क्या? हाँ बोल रही थी तुम? अच्छा, मुझे लगा तुम बोलिए मैं सो रही हूँ। सो रही हो तुम? पक्का? अच्छा जी, एंड प्रोडक्ट में क्या क्या मिला? पायरुवेट और एटीपी और रिड्यूस, ये हमने ऑब्टेन किया। ये 3 चीजें। पायरुवेट को आगे पकड़ के ड्रैग करेंगे, सही है। लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन एक दूसरी फाइल से पढ़ा रहा हूँ, सही है। मैंने आपको बोला था ना, मैं आप लोगों को ये 2 फाइल्स मर्ज करके दूंगा, उसमें ज्यादा डिटेल है ना। ऐसा हो जाता है, डिपेंड करता है बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं ना। जो बच्चे ज्यादा पढ़ने की डिमांड करते हैं उन्हें ज्यादा पढ़ा देते हैं, जो बच्चे थक रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, आधे मर रहे होते हैं, उन्हें कम पढ़ा देते हैं, है ना। वो फाइल कहाँ गई? ओके भाई, सो लेट्स टॉक अबाउट लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या हो? नहीं, मैट्रिक्स। लिंक रिएक्शन भी मैट्रिक्स है, सही है। मैट्रिक्स में क्या होगा? सॉरी, लिंक रिएक्शन में क्या होगा? कह रहे आपने ग्लाइकोलाइसिस करी, आपने ग्लाइकोलाइसिस करी और आपने सबसे पहला रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का किया, स्टार्ट किया, पूरा पायरुवेट बन गया, ग्लाइकोलाइसिस करी और अब आपने क्रेब्स साइकिल करना। अब ग्लाइकोलाइसिस आपको एंड आते का, ग्लाइकोलाइसिस आपको एंड प्रोडक्ट दे रहा है 3 कार्बन का। क्रेब्स साइकिल बोले मैं तो 2 से काम शुरू करूंगा। अब इन दोनों को लिंक करना था, बीच में आ गया लिंक रिएक्शन। उसने बोला कोई बड़ी बात है ही नहीं, आपके पास 3 कार्बन है, वो मांग रहे 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, हम 1 कार्बन आपका तोड़ देंगे। 1 कार्बन तोड़ देता उसका। अभी अब जब जब आपके पास कार्बन टूटेगा, जब जब कार्बन डिटैच होगा, जब जब कार्बन डिटैच होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। लिंक रिएक्शन में भी तो यही हुआ, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमने लिंक करवाना था ग्लाइकोलाइसिस को विद द क्रेब्स साइकिल, और लिंक करवाने के लिए हमारे पास था पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड। उस पायरुविक एसिड को हमने किया डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन कर दी। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, भाई 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करोगे, कितने कार्बन बचे? 2। तो ये जो 2 कार्बन वाला ग्रुप है इसका नाम था एसिटाइल। एसिटाइल क्यों, एसिटेट क्यों नहीं? क्योंकि एक बॉन्ड फ्री था, एक बॉन्ड फ्री था, तो उस बॉन्ड पे कुछ अटैच कर लेते। बोला हाँ अटैच तो करेंगे, लेकिन
कोई ऐसी चीज जो कि टेम्परेरी तौर पे अटैच। बोले यार ऐसा क्या चाहिए, मतलब नखरे देख रहे हैं आप। पहले वो बोले 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर चाहिए, हमने कर दिया। अब वो बोले एक बॉन्ड जो फ्री है इसको ऑक्यूपाई करके, तो हमने बोला चलो ऑक्यूपाई भी कर देते हैं। कह रहे नहीं किसी ऐसी चीज को ऑक्यूपाई करके दो जो रिवर्सेबल हो इजीली। बोला यार अच्छा भाई, हमने सुनिए था दुकान पे जो एक छोटा होता है, मैं बोला जा छोटे सामान घर तक छोड़िया बाजी के साथ। सो द पॉइंट इज दिस कि वो जो एक वो बेचारा छोटा जो है वो कौन है, उसका नाम है को एंजाइम ए। हमने उस बॉन्ड को ऑक्यूपाई करने के लिए टेम्परेरी तौर पे कोएंजाइम ए को अटैच कर दिया। अब ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। कीमत पूरी अदा करके गया। वो कीमत क्या अदा करी उसने, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया और दूसरा रिड्यूस्ड एनएडी यानी कि NADH प्रोड्यूस किया। अच्छा हमारी यूं समझें कि हमारी मुनाफिकत है, हम पानी को कोई अहमियत देते ही नहीं है इसमें, वरना हर उस जगह जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वाटर भी प्रोड्यूस होगा। वो रिएक्शन याद है ना, जब बचपन में पढ़ते थे उसको बैलेंस तो करना है ना। देखो कहां गया, खो गया भाई। अच्छा वो इसमें नहीं लिखा था, ये रहा। चलो जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना वाटर प्रोड्यूस होगा। वैसे आप लोगों ने अपने घर पे ऑफ टाइम क्या बताया होगा आज का? 4 बजे का ना, 3:30 क्यों बताया था भाई? तो आज 4:30 दूंगा। मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये रेस्पिरेशन कर रहा है, ये इतना लेंथी हो गया। जल्दी कर दो। ओके नहीं जैसे आप लोग होता है इसका क्रैब साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो सिट्रिक एसिड से अटैच हो जाएगा। सिट्रिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है। नहीं देखो आराम से पढ़ाने दो, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा चलो स्पीड में पढ़ते हैं। अबे क्या करना है, एक तरफ तो हो जाओ। तुम लोग भी क्रैब साइकिल हो गए हैं, डिमांड खत्म नहीं हो रही। अच्छा भाई एसिटाइल कोएंजाइम ए जो प्रोड्यूस होगा वो जाएगा क्रैब साइकिल के पास। क्रैब साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैच हो जाता है सिट्रेट के साथ। सिट्रेट एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। आप लोग सब जरा एक्टिवेट होके बैठ जाए ना जरा जल्दी से, हम लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रेट के साथ मर्ज होके, सॉरी सिट्रेट के साथ कह रहा हूं, ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मर्ज होके सिट्रेट बनाता है। ऑक्सैलो एसिटेट यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कोएंजाइम का मतलब है 2 कार्बन कंपाउंड। जब ये 4 + 2 होगा तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और जब ये 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा यानी कि 4 कार्बन 2 कार्बन जुड़ के जब 6 कार्बन बनेगा तो आपके पास यहां पर, अभी एक बात समझना, आपके पास ना यहाँ पर ये 3 नाम है जो कि आपने याद रखना, बाकी सब आपने इंटरमीडिएट करना है और कुछ नहीं करना, सही है। 5 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन कहना है आपने इंटरमीडिएट को, जो जितना कार्बन नंबर उससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सिट्रेट या सिट्रिक एसिड एक ही बात है, कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो आपके पास 5 कार्बन कंपाउंड है। मैंने आपको शुरू में बताया था जब जब कार्बन कम होगा तब तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हुआ होगा। ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करके देगा क्योंकि ये आपके पास रिड्यूस करेगा एक एनएडी को, तो आपको एक रिड्यूस एनएडी मिल जाएगा। सिट्रेट से कीटो ग्लूटरेट बना, रिड्यूस एनएडी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। कीटो ग्लूटरेट फर्दर कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, यहाँ पर भी आपके पास रिड्यूस एनएडी आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रिमूव हो जाएगा, जो 5 कार्बन था वो 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट के अंदर, ये आइसोमराइजेशन होगी। यहाँ से ऑनवर्ड सारा जो प्रोसेस होने वाला है वो आइसोमराइजेशन और आइसोमराइजेशन का, जिसमें एंजाइम आइसोमेरेज और आइसोमेरेज यूज हो रहा है। जब आपने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट किया सक्सिनेट के अंदर, ये भी 4 कार्बन था, ये भी 4 कार्बन था, यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एक फॉस्फेट ग्रुप मिल गया और वो बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो सक्सिनेट का स्ट्रक्चर था ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट के स्ट्रक्चर में। जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है यानी कि जब पहला 4 कार्बन दूसरे 4 कार्बन में कन्वर्ट हुआ तो उसने एक एटीपी बनाया। जब दूसरा 4 कार्बन तीसरे 4 कार्बन में कन्वर्ट होगा तो वो एक रिड्यूस्ड एफएडी बना के देगा। और जब आपके पास ये तीसरा 4 कार्बन चौथे 4 कार्बन में कन्वर्ट होगा तो वो आपके पास कुछ भी बना के नहीं देगा। जब चौथा 4 कार्बन
उसी इनिशियल 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, तो ये आपके पास एक रिड्यूस्ड एनएडी और बना के देगा। तो तुम्हारे पास टोटल 1 2 और 3 रिड्यूस्ड एनएडी आ गए, तुम्हारे पास टोटल एक एटीपी आ गया, तुम्हारे पास टोटल एक एफएडी आ गया। ये इसका एंड प्रोडक्ट है। इसी तरह से हमारे पास इसी से रिलेटेड, हाँ ये ज्यादातर बनी बनाई आती है, सही कंप्लीट करनी होती है, प्रोसेसेस बताने होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का तुम्हें आइडिया होना चाहिए, तुम्हें रिडक्शन का आइडिया होना चाहिए, तुम्हें कन्वर्जन्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा यूनिट कहाँ पे कन्वर्ट होगी, किस जगह पे एटीपी देगा, किस जगह पे रिड्यूस एफएडी देगा, किस जगह पे रिड्यूस एनएडी देगा, ये सब पता होना चाहिए। गाइस ये जो टेक्स्ट लिखा है जरा एक दफा जल्दी से पढ़ लो प्लीज, 2 मिनट लगेंगे आप लोगों को पढ़ने में। जरूरत है थोड़ा सा, सही है। इसके बाद हम लोग 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे। गाइस डन, पढ़ लिया? बता दो। नहीं बोलो भाई, आतिका को कुछ कहना है दानिया को। दानिया सुन लो प्लीज। नहीं आप कुछ नहीं, इससे रिलेटेड कुछ नहीं था, ये तो लिख के ले पूछो। बता दिया, आज की पूरी स्टोरी बता दी। मुझे गैलरी में पानी गिर जाता है, बूढ़ी आंटी आगे शोर मचाती है, सब बता दिया। ठीक है गाइस डन। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है पर्टिकुलरली जो समझाना हो, अलग से समझ में ना आया हो? काइंड ऑफ मैं एग्री करूंगा इस बात से। इसमें आपको कॉन्सेप्ट तो तब समझ में आता है ना जब आप इनकी केमिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं और फिर कन्वर्जन्स देखते हैं कि भाई सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में और सक्सिनेट में एक्चुअली क्या फर्क है, ये पहचानते हैं और उसकी वजह से एटीपी क्यों बनता है ये पहचानते हैं। या मैं आपको इसको बताते हैं यहाँ पे एटीपी नहीं बनता एक्चुअली, यहाँ पे जीटीपी बनता है और जीटीपी अपना फॉस्फेट एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को देता है। तो कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये हो रहा है बस। सही है, तो हो रहा है तो एज इट इज एब्जॉर्ब कर लो, याद कर लो, रट लो। ये बात बहुत फैक्ट है। मैं आपको बहुत पते की बात बताता हूँ, मेडिकल साइंसेज में ना 90% रट्टा है और बाकी का 10% उस रट्टे की एप्लीकेशन है। सही, मतलब जो याद रट के जाओ, लेट सपोज आप रट के गए कि भाई ये सिम्टम्स आएंगे तो ये बीमारी होगी। अब ये बीमारी होगी, ये तो आप रट के चले गए, इसका इलाज क्या है, वो इम्प्लीमेंटेशन है 10% रिमेनिंग। सही है, तो मेडिकल साइंस रट्टा है, ये बात फैक्ट है। जिसका रट्टा स्ट्रॉन्ग है वो तो वो और बहुत अच्छी फील्ड्स हैं इस दुनिया में, सुकून दे, आराम दे, वो देखे, है ना। क्यों का तो कोई जवाब ही नहीं है ना, क्यों का कोई जवाब है ना, क्यों का कोई जवाब है। बहुत सारी जगहों पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे तो उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, कैमरे में भी बहुत सारे क्यों का जवाब नहीं है। खैरियत तो है, फोन नहीं उठाया जा रहा तो मत करो ना, अगर वो फोन नहीं उठाना चाहते। हाँ फोन चार्ज पे, ये इसका केवल नहीं होगा, एक वाहिद इसका ही नहीं। चले गाइस आगे चले प्लीज। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, फिर ये बताया जाएगा कि भाई कौन सा रिएक्शन आपके पास एक्चुअली कहां पर होता है। तो जब आप रिएक्शन की बात करते हो ना, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, तुम लोगों को कितनी देर का ब्रेक चाहिए पहले तो ये बताओ जरा। 10 मिनट पूरे, 3:18 हो रहे हैं। सही है, 3:25 तक वापस आ जाओ। 3:30 तक 12 मिनट का ब्रेक, अभी 10 बोल के 12 हो गए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा।
वहीं से रिज्यूम करेंगे। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड अभी तक जितने सारे फंक्शंस पढ़े उसको स्ट्रक्चरली लिंक्ड अप करेंगे, जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का उसके हवाले से। अब जरा समझना, कह रहा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना अपना डीएनए होता है। आपको पता है ना, एंडोसिम्बियॉन्ट थ्योरी है, इसमें पढ़ी थी आपने। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के पास अपना डीएनए होता है, रिंग ऑफ डीएनए। और इसके अलावा जो है वो इनका जो स्ट्रक्चर, बेटा प्लीज आतिका, इसके अलावा इनके पास 70S राइबोसोम होता है और ये अपने एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है। सही है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज होती है, ये अपने लिए यूं समझ लो कि खुद दे आर लाइक इनफ फॉर देयर ओन सेल्फ। सही है। मतलब ये वो है जो कहते हैं मैं हूं और मेरे साथ भी मैं ही हूं, ये वाला सीन है। हाँ बेटा, एटीपी क्या है? यूनिवर्सल कैरियर किस चीज का? एनर्जी करेंसी क्यों कहलाता है एटीपी? इसलिए क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप एटीपी के जरिए से एनर्जी को मूव करा रहे हो। और एटीपी क्यों यूज होता है? इसका रीजन ये कि एटीपी जो है वो बहुत आसानी से टूट जाता है, बहुत आसानी से उसका बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। आसानी से मतलब जल्दी, कम टाइम के अंदर। सही है। कुछ कहे थे अब्दुल्ला? अच्छा, ओके, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ इनफोल्डिंग्स व्हिच कैरी एंजाइम्स। इनफोल्डिंग्स क्यों बनाएंगे? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। एंजाइम्स जो है जैसे कि एटीपी सिंथेज, वो इसी मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है यहाँ पर समवेयर हियर। और वो देखो, याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले कीमियोस्मोसिस पढ़ा था, वही अगेन कीमियोस्मोसिस की डिटेल अभी भी आगे आएगी कीमियोस्मोसिस की। ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है। और ये जो रिड्यूस्ड एफएडी और रिड्यूस्ड एनएडी होते हैं ना, रिड्यूस्ड एफएडी और रिड्यूस्ड एनएडी, ये इसको एनर्जी देते हैं। काम करते हैं, इस प्रोसेस की तरफ चलते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर फंक्शन को कैसे हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा, उससे पहले दो जुमले जरा सुन लेना भाई। इसके अंदर दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान गैप होता है, उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। और ये जो गैप होता है ना आपके पास, ये आपके पास प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है। इसमें बहुत सारा प्रोटॉन मौजूद है इनर मेम्ब्रेन में, और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है, और स्पेस के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके पास हेल्प करता है एटीपी सिंथेज के जरिए से गुजर के एनर्जी देने में और एटीपी प्रोड्यूस करने में। ये बुक की एक डायग्राम है, और इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई सारा का सारा प्रोसेस एक्चुअली हो कहाँ पर रहा है। ग्लूकोज, ये सेल के बाहर की बात हो रही है, सही है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब रिलेट करो, ग्लूकोज जो कि सेल के बाहर मौजूद था वो सेल के अंदर आएगा, अंदर आके टूटेगा, ग्लाइकोलिसिस के जरिए से पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, लिंक रिएक्शन करवाएगा, लिंक रिएक्शन करवाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, फिर क्रेब्स साइकिल करेगा। क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगी तो रिड्यूस एनएडी और रिड्यूस एफएडी मिल जाएगा, और एटीपी किसी हद तक मिल जाएगा। जब आप रिड्यूस एनएडी और रिड्यूस एफएडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कन्वर्ट करते हो एटीपी के अंदर, तो ये मेम्ब्रेन पे मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो यूज होते हैं, जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो यूज होते हैं, और प्रोटॉन मौजूद होता है जो कि मूव करता है फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इनटू द मैट्रिक्स। बाहर क्या है? बाहर मैट्रिक्स है, सही। तो मैट्रिक्स में मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो उसको जो एनर्जी मिलती है उसके जरिए से वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके एटीपी बनाता है। इस प्रोसेस के अंदर आपके पास प्रोटॉन आ जाएगा, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, वो हाइड्रोजन बन जाएगा, उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा, वो वाटर बन जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एग्जामिनर तुमसे पूछेगा इसको ऑक्सीडेटिव क्यों कहते हैं, सही है। रीजन मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस का नाम है। यही प्रोसेस अब और फर्दर डिटेल में आ रहा है, तो गौर से देखना बेटा। यहाँ पर तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है जिनको मैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स कहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन की वाली साइड है जहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस आ रहा है, ये वाली साइड पे, और ये वाली साइड वो है जहाँ पे मैट्रिक्स आ रहा है, सही है। ये आपके पास एटीपी सिंथेस मौजूद है, इस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेस, सही है। ये वो आपके पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके जरिए से जो प्रोटॉन है वो मूव करेंगे फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इनटू वेयर, इनटू द मैट्रिक्स, और उसको आके दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से आए? रिड्यूस एनएडी ऑक्सीडाइज हो गया, उसमें से प्रोटॉन निकले, ऊपर चले गए। प्रोटॉन निकले, उसमें से हाइड्रोजन निकला था। एक्चुअली हाइड्रोजन निकला था, हाइड्रोजन स्प्लिट हो गया प्रोटॉन में जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले गए, और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन बोला मैं क्या करूं, बोल रहा है कोई मसला नहीं, तुम आगे बढ़ जाओ। वो अगले कॉम्प्लेक्स पे चला गया, अगले कॉम्प्लेक्स से और अगले कॉम्प्लेक्स पे चला जाएगा, फिर वहां पे रिड्यूस्ड एफएडी फर्दर टूटेगा, और
एफएडी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसमें से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन कहाँ गया, ऊपर गया, कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और क्या निकला उसमें से, एक इलेक्ट्रॉन और निकला। अब एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दो हो गए, इलेक्ट्रॉन मिलके दो इलेक्ट्रॉन और आगे जाएंगे, वो आगे पहुंचेंगे कहाँ पे, प्रोटॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके हाइड्रोजन बना लेगा, जिससे जब ऑक्सीजन मिलेगा तो वो वाटर बना लेगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी आएगी वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके एडिनोसिन। सिंपल है। इलेक्ट्रॉन देखो यहां से शुरू से दोबारा से, रिड्यूस एनएडी, एनएडी में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन दिया था, प्रोटॉन हाइड्रोजन का ऊपर चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ा दिया गया, फिर आगे बढ़ा दिया गया, रिड्यूस एफएडी, प्रोटॉन ऊपर गया और एफएडी में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ेंगे, एटीपी सिंथेस तक पहुंचेंगे। एटीपी सिंथेस में उस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में से दो प्रोटॉन उतर के नीचे आ गए, ये दो प्रोटॉन जब नीचे आए तो इनको दो इलेक्ट्रॉन मिले, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन मिलके दो हाइड्रोजन बना लेंगे, कंप्लीट इनको ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेंगे। ये सारी जो मूवमेंट होती है ना, देखो बेटा मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो वायर में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से आती है। इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, लेकिन जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की बंद हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाती है। सही है। स्विच क्या है, उसका मूवमेंट रोकने का तरीका। तो यार यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे भी एनर्जी आएगी ना, बिजलियां तो पैदा होनी नहीं है यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे क्या पैदा होगा, यहाँ पे एनर्जी हीट की शक्ल में पैदा होगी, आप उसको फौरन से पकड़ लोगे एनर्जी हीट की शक्ल में, क्योंकि प्रोड्यूस हो जाए, डिस्पर्स ऑफ हो जाएगी, तो आप उसको जल्दी से पकड़ोगे और उसके जरिए से एक बॉन्ड बना लोगे फॉस्फेट का विद द फॉस्फेट, ताकि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट उस फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। दैट्स इट। ये आपके पास एटीपी फॉर्म हो गया। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इसकी डिटेल आपको लिखने को आती है बकायदा, और ये डिटेल यहाँ पे मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसमें से कोई भी ऐसी बात होगी जो ना समझा चुका हूँ आपको, ये सब चीजें ऑलरेडी क्लियर होंगी, एक दफा गो थ्रू कर लो। फॉस्फोराइलेशन के बारे में बोला है कि इसका मतलब होता है फॉस्फेट की एडिशन करना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, ताकि वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। कह रहे हैं कि भाई ये प्रोसेस आपके पास ऑक्सीजन ऐड करके होता है, इसलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव कहा जाता है। सही है। ये प्रोसेस सिर्फ आपके पास ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एरोबिक में ही आएगा ना, एनारोबिक में तो ऑक्सीजन आएगा नहीं। तो फिर क्या कह रहे हैं कि भाई ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो रिड्यूस एनएडी होता है और जो रिड्यूस एफईडी होता है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं, प्रोटॉन चला जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में उन्हीं चैनल्स के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम वन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स टू अनदर, और जब ये प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है तो वहां से घूम के वापस आता है मैट्रिक्स की तरफ बाय द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस, और जब एटीपी सिंथेस के जरिए से वापस आएगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, ताकि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन, वो प्रोटॉन की शक्ल में वापस आया, इलेक्ट्रॉन देके उसको वापस हाइड्रोजन बनाया, और उसको ऑक्सीजन देके उसको वाटर बनाया, और इस मूवमेंट में जो एनर्जी मिली, इस मूवमेंट की वजह से जो हीट जनरेट हुई, जो एनर्जी जनरेट हुई, वो आपने यूज कर ली क्या बनाने के लिए, वो आपने यूज कर ली एटीपी बनाने के लिए। एनर्जी देने वाला एक्चुअल कौन था, एनर्जी देने वाला रिड्यूस एनएडी और रिड्यूस एफएडी था। सही है। किस शक्ल में उसने अपनी एनर्जी को कंज्यूम करवाया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की शक्ल में और प्रोटॉन की मूवमेंट की शक्ल में। इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता, प्रोटॉन कभी नीचे नहीं उतरता, प्रोटॉन नहीं आता, इलेक्ट्रॉन नहीं आता, ऑक्सीजन नहीं आता, वाटर नहीं बनता। ये मूव नहीं करते तो वो एटीपी सिंथेस के पास एक्चुअल हीट नहीं जमा होती, उसके पास हीट नहीं जमा होती तो वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं करता। समझ आ गया पूरा प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है पूरा, इसके हवाले से एक टेबल दिया हुआ हमारे बुक के अंदर, एक ग्लूकोज से टोटल कितनी एनर्जी मिलती है, एक ग्लूकोज से टोटल इतनी एनर्जी मिलती है। नेट गेन एटीपी का 32, 2 एटीपी यूज हो गए ग्लाइकोलाइसिस में, 4 प्रोड्यूस हुए थे, नेट गेन 2। लिंक रिएक्शन में कोई एटीपी यूज नहीं हुआ, कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुआ, 0। क्रैब साइकिल में कोई एटीपी यूज नहीं हुआ, 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए। क्रैब साइकिल 2 काउंट कर रहे हैं हम लोग, हमने एक बनाया था ना, हमने एक एटीपी बनाया था ना, और क्रैब साइकिल 2 काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक ग्लूकोज से 2 पायरोवेट्स बनाए, 2 पायरोवेट से आपने 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनाए, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपने 2 लिंक रिएक्शंस, सॉरी 2 क्रैब साइकिल्स चलाए। समझ में आ रहा है बेटा? मैं नाम भूल गया तुम्हारा, बरीरा। बरीरा तुम्हें समझ में आ रहा है पक्का? चलो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो कह रहा है भाई जो कुछ बनाया बनाया आपने, आपने जितना रिड्यूस एनएडी और जितना रिड्यूस एफएडी आपने जमा किया ना, वो सब लाके यहाँ दे दो, उसको डंप कर दो। बोले हम उसको आपको कन्वर्ट करके दे देंगे किसमें, आप काउंट करना चाहेंगे टोटल कितना था?
NAD और FAD कितना था, चलो आप गिनते हैं, वापस चलते हैं जरा, जल्दी से गिन लेते हैं। काउंट करना भाई, एक, पहले NAD काउंट करना है, सही है, 1 2 और 3, सही है। तो 3 × 2, क्यों, क्योंकि 2 क्रैश साइकिल्स हो रही है, कितने हो गए टोटल? अच्छा आ जाओ ऊपर, लिंक रिएक्शन 1 × 2, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8, और आ जाओ ऊपर, 1 और 2 कितना हो गया? 10, सही है। तो 10 रिड्यूस NAD मिले, 2 और कहाँ होंगे? यही तो गिने, चलो 1 2, सही है भाई, 3 4, 2 दफा आ गया, 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रिड्यूस NAD आ गया। डन है, समझ में आ गया ना क्यों 2 दफा गिना है? क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स मिले ना, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज की बात हो रही है अभी। और FAD कितना मिला? 2, तो बेटा 10 NAD और टोटल 2 FAD, कौन सी फॉर्म में? दोनों रिड्यूस फॉर्म। ये टोटल हो गए 10 और 2 के यूनिट। जब इनको जमा करके हमने यहां दिया, मैं लिख दूं यहाँ पे, मसला तो नहीं होगा कि यार ये कन्वर्जन है, ATP इससे जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? बाय कन्वर्टिंग 10 reduced NAD and 2 reduced FAD, ये कन्वर्ट कर रहे हैं तो टोटल 28 ATP मिल रहा है, सही है। तो 28 इसके 4 ऊपर के टोटल 32 हो गए, 32। डन। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ उसमें। चल, तो भाई आपके पास ये समराइजेशन और फिर दोबारा से वही सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन और कीमियोस्मोसिस, हम ये दोनों बातें कर चुके हैं, कीमियोस्मोसिस और सबस्ट्रेट लिंक रिएक्शन या सबस्ट्रेट लिंक फॉस्फोराइलेशन के हवाले से ऑलरेडी बात हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि इसको रिपीट या इसको डिटेल में फर्दर जाने की जरूरत है, बोलो। क्योंकि वो ये रहा ना यार, अगर ये ऑक्सीजन नहीं आता ना तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से नहीं मिलता, सही है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला एक्सेप्ट कर रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो सबसे आखिर के अंदर इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है? सबसे आखिर के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऑक्सीजन के पास, समझ गए? इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होता है ऑक्सीजन। अच्छा भाई, टू एंड ऑफ दिस थिंग, हमारे पास का लास्ट 2 टॉपिक रह जाते हैं। एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से, जब आप कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, कोई आप रनिंग कर रहे हो या आप स्विमिंग कर रहे हो या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, तो ज्यादा एनर्जी के यूज होने के प्रोसेस के अंदर आपके पास ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा ताकि ज्यादा जल्दी जल्दी ग्लूकोज तोड़ा जा सके। लेकिन अगर आपकी वेंटिलेशन का प्रोसेस मीट नहीं कर पाएगा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डेफिसिट प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ऑक्सीजन की ना कमी प्रोड्यूस हो जाएगी। उस डेफिसिट को, वो जो कमी ऑक्सीजन की प्रोड्यूस हो रही है, उसको जहन में रखते हुए हमें एनर्जी तो फौरन फौरन प्रोवाइड करनी है, हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे पायरोवेट में, फिर पायरोवेट को कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड में, सही है। ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, 2 एटीपी मिल जाएंगे इससे, 32 एटीपी मिल रहे तो उससे, इससे 2 मिल जाएंगे, बस इतना फर्क है कि 30 एटीपी की कमी आएगी, सही। अब पॉइंट ये है कि भाई कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, सही है। तो इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की जाती है। आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एक होती है ह्यूमंस के अंदर, एक होती है माइक्रोब्स के अंदर। माइक्रोब्स के अंदर आप इथेनॉल बनाते हो, ह्यूमंस के अंदर आप लैक्टिक एसिड बनाते हो। लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन जो होती है वो पेन प्रोड्यूस करती है। और अगर आप बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रोब्स में हो रहा होता है उसमें प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग जो है ना बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होगा वो। ओह, तुम्हें अपने ही रिंगटोन का नहीं पता? अच्छा देखो भाई,
आगे बढ़ते हैं जब तक। ह्यूमंस में क्या हो रहा है गाइस, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है मसल में, सही है, और लैक्टिक एसिड एसिड है, एसिडिक नेचर रखता है, पीएच चेंज करता है, तो इसलिए पेन प्रोड्यूस होता है, सही है। हाँ ऑक्सीजन सरप्लस होगा तो बहुत सारे इश्यूज हैं, वो अलग हैं, लेकिन इससे रिलेटेबल कुछ भी नहीं। हाँ देखो एक रिफ्लेक्स है हमारा जिसको कहते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स, सही है। जैसे आपके मुंह पे पानी पड़ेगा ना, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। आप लोगों ने सुना हो कभी आपको एंजाइटी हो रही हो, कभी गुस्सा आ रहा हो, कभी आप बहुत हाई फील कर रहे हो बिला वजह, तो आप वजू कर लें जाके, सही है। वजू करने में क्या होता है, मुंह पे पानी मारना पड़ता है ना। जब आप जैसे मुंह पे पानी मारते हैं ना, तो सबसे पहले गलत रखा है, एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है आपकी बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं डाइविंग रिफ्लेक्स। डाइविंग रिफ्लेक्स ना आपके हार्ट की एक्टिविटी को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दे, लो नहीं कर रहा, नॉर्मलाइज कर रहा है। नॉर्मलाइज मतलब ये कि वो आपको टुवर्ड्स द लोएस्ट ले जाएगा, सही है, रेंज के अंदर रखते हुए टुवर्ड्स द लोएस्ट ले जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे आप काम डाउन हो जाएंगे, सही है। ये काम डाउन से कुछ और याद आ गया मुझे। तो अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भाई देखो समझना इस बात को जरा कि ये रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं, और इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप एक रिफ्लेक्स ये भी काउंट करें ना कि आप बिल्कुल नॉर्मल थे, आप बिल्कुल चिल थे, रिलैक्स, अचानक से आप जा रहे थे कोई गाने वाने सुनते हुए रिलैक्स मोड में रोड पे, सड़क पे कोई आ गया, भाई साहब कहने लगे कि यार फोन वोन जो है वो दे दो जरा। तो उसमें भी एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा, वो रिफ्लेक्स होगा एड्रीनलिन रश का, सही है। तो अब जो तुम डाइविंग की बात कर रहे हो ना, अच्छा ये बकायदा एक स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी कहलाती है, सही है, जिसके अंदर हम इसकी अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं कि हमारे पास कौन से स्पोर्ट्स में कौन सी एग्जैक्ट पोजीशन में बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स कैसे बिहेव कर रहे होते हैं। तो हार्ट बीट लो होती है जब बंदा डाइव करता है, सही है। द मोमेंट उसके चेहरे पे पानी पड़ेगा, उसकी हार्ट बीट नीचे आएगी, सही। हाँ लॉजिक ये है कि ये समझ लो कि जब आप, अच्छा एक मिनट रुको, लॉजिक से पहले एक और बात बताओ, जो जितना ज्यादा डीप सी जाता जाता है, सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है डीप सी के अंदर, कोलैप्स करने का, और उससे पहले ये अच्छा था। ये अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाते जाएंगे ना, आपका सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आपकी लंग्स को कोलैप्स अल्लाह ना करे लेकिन हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरा होता है कि आपका हार्ट फेल हो जाएगा काम करना। हार्ट फेल हाईएस्ट बीट पे जाके नहीं होगा, लोवेस्ट बीट पे जाके बीट्स खत्म हो जाएंगे। क्यों हो रही है, आपकी बॉडी एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लो होने को कंपनसेट कर दे, हार्ट बीट लो करके। यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, तुम्हें ये दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सर्कुलेशन का सोचना पड़ेगा, सर्कुलेशन से ऐसे कैसे रिलेट करोगे, तो तुम्हें इस पर क्या जरूरत होगी हार्ट बीट तेज करके पंप करने की, जब बाहर का प्रेशर कम होगा, फट जाएंगे सारी रगें। बर्स्ट हो जाएगा हार्ट, सही है। बाहर का प्रेशर कम है, हार्ट अपने आप को सेव करने के लिए लो पर जाता जाएगा, और वो इतना लो चाह सकता है कि वो आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई ना कर पा रहा, समझ रहे हैं। चले जी, अब खैर अब बिल्कुल ऑफ द टॉपिक चलेगा, वापस आते हैं, हम लोग के पास टाइम कम है। ह्यूमंस कह रहे हैं कि भाई इट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के, ग्लूकोज टूटता है पहले 2 यूनिट्स ऑफ पायरुवेट में, और फिर उसके बाद टूटता है 2 यूनिट्स ऑफ, टूटता क्या है, वो कन्वर्ट होता है बेसिकली, क्योंकि लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन शुगर है, सही है। तो 3 कार्बन कंपाउंड कह लो इसको। तो वो क्या करता है, जब ग्लूकोज यहाँ पर देखना बेटा, ट्रायोस फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो उसके बाद उसने पायरुवेट और पायरुवेट बना लिया, इसमें उसने 2 रिड्यूस एनएडी बनाए और टोटल 4 एटीपी बनाए, 2 एटीपी यूज कर लिए, तो नेट गेन 2 एटीपी का था। नेट गेन में 2 एटीपी के साथ 2 रिड्यूस एनएडी थे, यही 2 रिड्यूस एनएडी यहाँ से आके यूज हो जाएंगे यहाँ पर। कह रहा है पायरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ता है मजबूरी में लैक्टिक एसिड में, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है विदाउट ऑक्सीजन,
और जो रिड्यूस एनएडी हमने वहां बनाए थे ना, वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन की शक्ल में इसको देके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। किसको? पायरोवेट को। प्रोटॉन मिलके वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा और ये हमारे मसल्स को फटीग करता है। फटीग मतलब अ काइंड ऑफ पेन दैट इज डेवलप आफ्टर एक्सरसाइज, मसल पेन जो कि एक्सरसाइज के बाद डेवलप होता है। माइक्रोब्स में क्या होता है? अच्छा एक चीज और, इसको रिमूव करने के लिए आपको ऑक्सीजन डेट चाहिए होता है, दैट इज आल्सो नोन एज एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। जितनी ऑक्सीजन की कमी थी ना, उतना ही वापस चाहिए होगा उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उतना ही एक्स्ट्रा और चाहिए होगा। तो आपने देखा होगा ना कि एक इंसान जब उसकी सांस फूलती है तो एक्सरसाइज के दौरान इतनी नहीं फूलती, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद सांस फूलती है। क्यों? क्योंकि वो कंजम्पशन बढ़ाता है। हाँ। और माइक्रोब्स में क्या होता है? माइक्रोब्स के अंदर प्रोसेस डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि भाई माइक्रोब्स में ट्रायोस फॉस्फेट फर्दर टूट के लैक्टिक एसिड नहीं बना रहा, बल्कि जो ग्लूकोज था वो पायरोवेट तक वैसे ही चलेगा, उसके बाद वो इथेनॉल बना देगा। इथेनॉल डायरेक्टली नहीं बनता, पहले बनता है इथेनल, एल, एल्डिहाइड। देखो पायरोवेट से इथेनल बना, कोई एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं हुई, फिर वो इथेनल एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में, और अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर वही आपको प्रोसेस करना है रिडक्शन का। सही है, रिडक्शन का प्रोसेस करना है, तो आप रिड्यूस एनएडी को एनएडी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि आप रिड्यूस एनएडी को ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो यार ये आपकी वो एनर्जी भी कंज्यूम कर लेगा। अब आपके पास क्या बन गया? आपके पास बन गया इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ये हमारे पास ब्रेड बनाने में भी यूज होती है, हमारे पास वाइन बनाने में यूज होती है, हमारे पास ड्रग्स बनाने में भी यूज होती है। ये हमारे पास बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। इसी तरह से इथेनॉल फर्मेंटेशन होती है राइस के अंदर, और हम कहते हैं कि राइस में इथेनॉल फर्मेंटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि जो चावल की फसल है ना, वो पानी में एक स्टेगनेंट वाटर में, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेगनेंट वाटर में एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ग्रो करती है। जब चावल की फसल लगती है तो उसके अंदर पानी को छोड़ दिया जाता है कुछ अरसे के लिए, ताकि वो उसमें ग्रो कर सके, तो वो अडेप्ट करते हैं। पानी जब पड़ा हुआ होगा तो उनकी रूट्स रेस्पायर नहीं कर पा रही, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होगा। अब अंदर कोई ब्लड तो चल नहीं रहा, फेफड़े तो है नहीं दरख्त के पास, चावल की फसल के पास, के ऊपर से ऑक्सीजन दिया और नीचे पहुंचा दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हर टिश्यू अपना अपना ऑक्सीजन खुद देख रहा था। अब नीचे वाले टिश्यू पानी में डूब गए बेचारे, अब कहाँ से ऑक्सीजन लाए? गिल्स भी नहीं है उनके पास, तो अब क्या करेंगे? अब वो अडेप्ट करेंगे, वो कहेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पे जी लेंगे, कोई मसला नहीं है, फसल बढ़नी चाहिए। वो उस चीज को अडेप्ट करेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस के जरिए। सो स्ट्रक्चरल चेंज में वो बनाते हैं एरेनकाइमा टिश्यू। एरेनकाइमा एयर स्पेस होता है इनके अंदर ना, ये अंदर की स्टेम का लुक है। देखो ये जो अपीयरेंस बनी हुई है ना, छोटे छोटे से पैचेस बन जाएंगे जिनके अंदर आपके पास अल्कोहल जमा हो रहा होगा। एयर स्पेसेस थे ना, उसके अंदर अल्कोहल जमा हो रहा होगा। अब उस अल्कोहल को तोड़ना होगा, उस अल्कोहल को तोड़ने के लिए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं ये लोग। ये अडेप्टेशन है, ये बना रहे हैं। हाँ, अल्कोहल को तोड़ देंगे। सही है। और 2 ATP इनको हर ग्लूकोज के टूटने से मिल जाएगा। एक ग्लूकोज की कमी नहीं, प्लांट है ना, प्रोड्यूसर है, खुद अपनी फैक्ट्री है ग्लूकोज की। सही है। इसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट 3 है। ग्लूकोज तोड़ सकते हैं एनर्जी के लिए, लिपिड तोड़ सकते हैं एनर्जी के लिए, प्रोटीन तोड़ सकते हो तुम एनर्जी के लिए। लेकिन जो एनर्जी पर किलो जूल पर ग्राम जो मिलेगा हमें, वो 15.8 की मिलेगी एनर्जी ग्लूकोज से, 39.4 की एनर्जी मिलेगी लिपिड से, प्रोटीन से मिलेगी 17, सबसे कम मिल रही है ग्लूकोज। तो एग्जामिनर पूछता है फिर भी हम ग्लूकोज को क्यों यूज करते हैं? ये रहा इसका आंसर। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता देता हूँ, हम ग्लूकोज को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो जल्दी टूट के एनर्जी देगा। एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है कि भाई लिपिड से सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों मिल रही है? तुम बताना। लिपिड से ज्यादा एनर्जी इसलिए मिलती है क्योंकि लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं, है ना। एएस का भी सवाल है, ये A2 का भी सवाल है। सही है। अब इसके अंदर एक एलिमेंट और है यार। अच्छा ये दानिया बताना, मैंने लास्ट बात क्या बताई है? कहाँ? मैं तभी तो फाइल चेंज करी है। हाँ
नहीं करेगा यार, क्या ऐसा नहीं करेगा, करवाया था बहुत डेप्थ में, मतलब इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई थी, बस खाली वैल्यूज लिख के जल्दी जल्दी सॉल्व करवाया। तुम नहीं थे, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा तुम्हारे हालात। चलो भाई, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भाई, जरा और से सुनो, बाद में लिख लिख के बातें कर लेना, सही है। ये जो ग्लूकोज है ना, जब भी टूटेगा ना, तो जितना ऑक्सीजन यूज करेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, रेशियो सेम होगा। वो कह रहे हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को एक ऐसा रेशियो बना लो ना कि क्योंकि हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है ना कि भाई कि कौन सा आपके पास सबस्ट्रेट कितना यूज हो गया, उससे रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है, या कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो गया उससे रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है। बोलते हैं यार हम रेट ऑफ रिएक्शन के पता लगाने के बजाय काम ही करते हैं ना कि हम इसी के थ्रू, इसी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के रेशियो के थ्रू कुछ वैल्यूज डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस रेस्पिरेशन में, एक तो ये तो फिक्स है कि ऑक्सीजन यूज होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, लेकिन हम इस बात को भी फिक्स कर लें, तय कर लें कि भाई जितना अमाउंट जिस रेशियो में प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्लूकोज के लिए फिक्स है कितना है, और लिपिड के लिए फिक्स है कितना है, और प्रोटीन के लिए फिक्स है कितना है। ठीक है, तो इसको फिक्स करते हुए हमने क्या बोला, हमने बोला वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन, इसका रेशियो ले लो तो तुम्हें एक आरक्यू वैल्यू मिल जाएगी। आरक्यू वैल्यू ग्लूकोज के लिए फिक्स होगी, आरक्यू वैल्यू प्रोटीन के लिए फिक्स होगी, आरक्यू वैल्यू लिपिड के लिए फिक्स होगी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मुलेशन बन गया आपके पास, सही है। बरीरा बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, मुझे लग रहा है आप भी कहीं मसरूफ हैं, नहीं? ओके, अच्छा ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, फ्रक्टोज यही होगा। कार्बोहाइड्रेट के सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक ही एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलेगा। तो कह रहे जब आप कार्बोहाइड्रेट के साथ करेंगे, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ अननोन कार्बोहाइड्रेट को यूज कर रहे हैं, तो आरक्यू वैल्यू हमेशा आपको ना सेम मिलेगी, दैट इज 1। क्यों? क्योंकि 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6/6 इज इक्वल टू 1। लेकिन ओलिक एसिड के लिए वो कह रहा है ऐसा नहीं होगा। ओलिक एसिड क्योंकि एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड के आरक्यू वैल्यू आएगी 0.7, यही दो करवाते हैं, प्रोटीन की नहीं करवा रहे होते आरक्यू वैल्यू, इन दोनों की आरक्यू वैल्यू आ रही होती है। तो अब वो यार ये बोल रहा है कि यार अगर ये C18H34 और O2 है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 18, चलो 18 लिख देते हैं। हाइड्रोजन वहां पे 34 है, यहाँ पे कितना प्रोड्यूस करें? 17 × 2 34 हो जाएगा। ओके गुड। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 18, और 18 इधर हो गया और 17 इधर हो गया। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए। 40 में से 4 माइनस कर दो, 36 ये हो गया, और 17 उसमें ऐड कर दो, 46, और 6 और 6 12 और 13 53। बताओ कितना ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे टोटल? 53। 53 आ गया, यहाँ पे O2 है और 2 वहां पे है, तो 51 निकालना है। भाई 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। अबे तुम लोगों को बैलेंस है, अबे शर्म से डूब मरो बगैर तो। A2 में आगे केमिकल बैलेंसिंग आ रही इक्वेशन की। अबे भाई तो 25.5 होंगे। हाँ तो 25.5 लिख सकते हैं। चलो लिख लो, खैर हो गई, मसला नहीं है। तो वैसे क्या लिखेंगे? 51/2, बाकी सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो। खैर चलो, तो 25.5 किसे किसे डिवाइड कर रही है? 18 को। क्या आंसर आएगा? 0.7। लिपिड के लिए फिक्स है। स्टेरिक एसिड करो जरा, ये भी फैट है। 18 यहाँ आ गया, यहाँ पे भी 18। ओके, और 26। ओके, तो 26/18। ओके, 18/26 0.7। सिंपल है, सही भाई। तो कल की क्लास में प्लीज
अपने अपने नोट्स लाइन अप कर लो, सही है। और कल एसकेएच नॉर्थ और एसकेएच गुलशन वाले किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेने की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। और आप लोग बुकलेट्स लेकर आएंगे ताकि कल पास पेपर प्रैक्टिस की जा सके यहीं पर।